नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं रामवृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र, माटी की मूर्तें रेखा चित्र में संग्रहित एक रेखा चित्र, बलदेव सिंह। रेखा चित्र पर पहुंचने से पहले आइए हम लोग जानते हैं वेनीपुरी जी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। कलम के जादूगर कहे जाने वाले रामवृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कहानीकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार थे। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 बिहार में हुई थी। माटी की मूर्ति रामवृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें उन्होंने 12 रेखा चित्रों का संग्रह किया है। उन्हीं में से एक है बलदेव सिंह, जिसका हम लोग अभी वाचन करेंगे। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन अचानक हमारे बीच में आकर उसने उसे धम्म से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज दीप्तिपूर्ण और उस तारे ही की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला, हमें चकाचौंध में डाल हमेशा के लिए वह चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुए, जिस दिन वह गया हम स्तंभित हो गए। पूस की भोर थी, खलिहान के धान के बोझों का अंबार लगा हुआ था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी हुई थी उसके आगे धुनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे हवा ठंडी होकर कलेजे को हिला जा रही थी। सब ओर धुनी को घेरे हुए लोग बैठे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों-ज्यों अंगारों पर राख की परत पड़ती जाती, हम नज़दीक से नज़दीक सिमटते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हैं। खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, उसे धान के शीशों वाले झब्बेदार सिरों पर काला बुझगा पंछी बैठा था। कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की चेष्टा करता था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देख चिल्ला उठा, बाल आगी चाचा जी। हम सब का ध्यान उसी ओर गया। एक गबरू जवान, अभी मूंछ की मसें भीज रही थी, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली और घने पोर वाली, गांव दुम पर उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौचालय से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिये का जो लंबा खर्चीला कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट रहा था। अरे बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों का भी ख्याल रखना, शायद 2 बरस बाद आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी अजियत से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, कहीं मन न लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। यह पुश्तैनी ज़मीन जैसे डोर लगाकर खींचती रही, इसीलिए आया हूँ घर बसाने। नवयुवक को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव सिंह तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहीं बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते थे। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई है। वह घर जो खंडहर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गद का लाठी आदि। पेठिया के दिन बलदेव सिंह जब शिष्य मंडली के साथ सदल बल से चलते तो देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे थे। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते थे, घुटनों से थोड़ा नीचे ही जाती थी। घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती है, जिसे जो चलते समय लहराती थी। लंबा कुर्ता, गर्दन की बगल में एक ही घुंडी कुर्ता, काफ़ी घेरदार बाँह का, इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस ताबीज़ों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार। हाथ में सरसों के तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पाली पोसी लाल सुर्ख लंबी लाठी। कुर्ते के नीचे कमर से लटकती हुई गड़ासे की फली। बात बात में फिट करने पर वह साक्षात यम बन जाते थे।
शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा बच्चों जैसा, निरीह निर्विकार, चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती थी। उन दिनों हिंदू मुसलमानों में तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती थी, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे हुए होते थे। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं है। बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए जो उस समय धार्मिक कृत्य करते थे। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्दी जल्दी खा पी कर सब लोग एकत्र हुए। ताजिए में पहलगाम का दिन आया। गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन बसता, वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठा किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, तरह तरह के मारू बाजे बज रहे थे। कांपती आसमान, थर्राता कलेजा, भरी जवान भर यूं ही चलता रहा। बन ठन के आए हुए लोग, कहीं कुश्ती हो रही, कहीं मेढ़े लगाए जा रहे थे। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन के लिए पहुँचे। एक जगह मेढ़े लड़ाए जा रहे थे, मैं उसको देख रहा था। मेढ़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे छोटे जबरीले जानवर अपने मालिकों के पीछे सुगुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्दों के साथ जैसे धुआं सा उड़ जाता, टक्कर पर टक्कर। जब तक उनमें से एक गिर न जाए तब तक वे अलग न पड़ते। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और उत्तेजित कर दिया जाता था कि एकाएक बड़े जोर का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे थे और वहां लाठियों की खटाखट जारी थी। यह खटाखट खेल नहीं था, कई सिरों से खून के फव्वारे फूटे। रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए थे। आंखों से अंगारे झड़ रहे थे, सिर पर एक लाठी लगी थी, उसके खून से वह लाल हो रहे थे और जमकर वही एक लोंदा सा बन गया। दोनों हाथों में लाठी पकड़े जोर से चिल्लाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकलते हड़कंप मच जाता। यह आदमी उनके ओर लाठी लिए बढ़ा, उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही दी और झट अपनी लाठी से दोनों हाथ पकड़ अपने सिर के ऊपर ले उस लाठी की चोट पर ठाएं से आवाज आई। झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु संभल कर बोले, चाचा जी आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी साएं जोर जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट टूट कर निकल रही थी। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था, उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी, दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा, बलदेव सिंह ने अलग से ही रोक मना कर दिया, ऐसा अनुचित है। बस इतनी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले पहलवान इन पर बिगड़े गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस ज्वार के सरगना को समझते थे। उन्हें घमंड था कि उनको 100 खून माफ़ है, किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात ही बात करें बड़ी आई और उसका नतीजा यह। खैर मामा जी के पड़ने से बलदेव सिंह शांत हो गए, किंतु अब तो उनकी विजय भी हो चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। आज हम विजयी थे, हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या आए हैं। अगर शेर शाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती हुए होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते, इसमें कोई शक नहीं। शक्ल, शूरत, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें था, जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छा फौजी बना देता। यह अजीब है, हमारी बस्ती चारों ओर राजपूतों और अहीरों का तट। राजपूतों को अगर राम की शान तो ग्वालों को कृष्ण की। यादवी आन बान, दोनों कौमें जैसे खानदानी वैर चला रही हों। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता, मूछें कड़ी होती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमें दो गिरोहों की हैसियत से लड़ती थी, तो गिरोह के अंदर युद्ध जारी रहता। भाई भाई में, पड़ोस पड़ोस में, एक बित्ता जमीन के लिए आम के, एक फल के लिए शीशम के, एक डाल के लिए खून के फव्वारे छोड़ते। ये युद्ध आकस्मिक होते। खेतों की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही, रास्ता चलते चलते लोगों में गुत्थम गुत्थम हो जाता था। किंतु कभी कभी जम के लाठियां होती, दोनों पक्षों के लोगों का बिटोरा होता। एक बार इस तरह का एक धर्मयुद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला।
बिशनपुर में 2 भाई क्षत्रिय थे, दोनों की दांत कटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूट गया तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। द्वार, घर, खेत, खलिहान सब बट चुका था और एक आंगन में रहते भी 2 दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल एक आम के पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन को छू लेने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिपे हुए थे। काफी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और सालों से अच्छे फल भी दे रहा था, किंतु यह साल तो द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका है, छोटे भाई की बाँट में पड़ा है, जो कई साल से उसके फल का उपयोग कर रहा है, किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम तो मेरे हिस्से का है। धोखे से चाचा जी को मिल गया। पेड़ की गिनती खतियान सब अपने पक्ष में पेश करता है, किंतु यह खतियान से क्या होता है। अगर तुम्हारा है, मर्द के बेटे हो तो चढ़ के आओ, फल तोड़ के ले जाओ, खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रख कर सो। सीधा तर्क, सीधी आवाज़। इस जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। चुपके चोगी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से बिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यह तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसी का साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज़ है। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो ही रही थी कि छोटे भाई भी पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन से शिष्य मंडली बिशनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके कुतूहलवश मैं भी दर्शकों की भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशनपुर जा रहे थे। बिशनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चल निर्द्वंद खड़ा था। दोनों ओर प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी थी। भालों की फलियां धूप में चमक रही थी, गड़ासे भी चमक रहे थे, फरसे परशुराम की याद दिला रहे थे, लाठियां उछल रही थी। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्षों के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे और कुछ देर में इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह यह निकल भी ना पाया और देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू में मेरे ही गांव के उनके 2 प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती थी। चेहरा कैसा लाल बबू का। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। दोनों शिष्यों को इशारा किया, वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डालियों झकझोरने, निर्दयता पूर्वक फलों को गिराना। कोई माँ का लाल है तो आवे, बलदेव सिंह गरज उठे। जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक्का हो गया और जैसे दर्शकों का ही दल हो, किंतु उनकी इस चुनौती ने मानो दुश्मन दल को आत्मविश्वास बढ़ा दिया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी हो गई। लाठियों की खटाक, गड़ासों की चुभ और बर्छों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त हो गया और खून की धारा बह निकली। किसी के पेट में भाला घुसा, किसी वाले की फली के साथ उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई। वह अंतड़ी दोनों हाथ से पकड़े औंधा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी बांध रहा था, गड़ा से के एक ही बार से शरीर से अलग हो गया। आंखें जब खुली तो सारा किस्सा खत्म। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका था। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुप्रिटेंडेंट साहब अब तमाशा खत्म हो चुका है, तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपए का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। और उसी समय बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया गया। खून और धूल से सराबोर जिस ललाट से तेज बरसता था, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और एक आंख धंस गई, दूसरी निकल आई। होंठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, ऐसा गड़ासा गहरा कंधे पर लगा है, वहाँ की बाँह लटक गई है, दूसरी बाँह का पूरा पुर्जा गायब। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा फूल आई है, किंतु पेट की जगह सब आंत निकल आई हैं। आंतों का ढेर, कैसा भयानक विभत्स। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता।
पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है। आड़े तिरछे बन रहे हैं, कहीं अजीब फूला हुआ तो कहीं से खून बह रहा है। बहाव तो बंद कब का हो गया, अब तो काले काले खून के धब्बे मात्र हैं जिन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता, जिस शरीर को देख आंखें नहीं अघाती थी। माँ जिसे देख कहती थी, मेरा बेटा ही ऐसे शरीर का धनी हो। युवतियाँ मन ही मन कहती हैं, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए। बड़े बूढ़े देखते ही कहते, बेटा चिरंजीवी हुओ। किसने गत की शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने यह हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह को तो ऐसी ही मृत्यु मिलनी चाहिए थी। उन्होंने मौत की कब परवाह की। मौत की आंखों में आंखें डाल मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध में काम आऊं, खेत रहूं, यह तो उनकी कामना थी। यही कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों ने, बुज़दिलों ने और कायरों ने छुप कर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उनकी कल्पना से भी खून खौल जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उफ! एक दिन जवार के एक गांव के एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछते आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसका बच्चा। उस विधवा ने अबलापन से उस क्षत्रिय कुमार के बचपन का फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों से उसका धन हड़प कर लिया। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी। वह उनके पास रोते पीटते आई, बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ बलदेव सिंह के पास जा रही हुई तो ताने देते हुए कहा, जा नया शौहर बुला ला। वह बलदेव सिंह को सारी कहानी बताती है और बलदेव सिंह के पैरों पर गिर जाती है। जब गांव से जा रहे थे तो मैंने देखा। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की स्पष्ट छाप थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया। बलदेव सिंह नहीं लौटी उनकी यह लाश। वहां जाते ही उन्होंने पट्टेदारों को चुनौती दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए खेत पर एक हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला, कौन कहता। एक दिन के बाद दूसरे दिन विधवा के कब्जे में आने लगे सारे खेत। बहुत दिनों तक अमराई पर उसका कब्जा रहा। उस बगीचे की एक लीची की डाल पर झूला डालकर क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों से डर कर नहीं बोलते थे, अभी बलदेव सिंह को शाबाशी देते। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। जब मामला पूरी तरह शांत हो चला, उसी गांव में काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक कर अपने शिष्यों को वहां से रवाना किया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहे। और एक दिन तय किया कि कल मैं भी आऊँगा। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुँह अंधेरे शौच को जाते, गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था तब तक अपने शिष्यों को भी साथ ले जाते थे। हथियार तो हमेशा पास में ही रखते थे, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गड़ासे की फली। जिस बात में लाठी पर लगा प्रलय बनाकर उस पर ढाह देते थे। उस दिन निश्चिंत हो सिर्फ लोटा लेकर ही निकल पड़े। सारे गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। नीचे एक खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज में पड़ी। तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो गया। फिर क्या था, लाठियां गड़ासे बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह बाहर निकलने की कोशिश की, किंतु घेर लिए गए थे। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने शेर मर्द की वह दुर्गत की जो हम यह देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभा में, जीवन में, यौवन में। और आज एक भोर है जब हम उनके इस रूप को देख रहे हैं। तो इस तरह आपने सुना रामवृक्षवेणीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र बलदेव सिंह। आशा करती हूँ आपको अवश्य ही पसंद आएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।